हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीपे ट्यूटोरिया। आज मैं आपको माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा जारी 2022-23 का हाई स्कूल गणित विषय का मॉडल पेपर जो है जारी किया है, सैम्पल पेपर जारी किया है माध्यमिक शिक्षा मंडल ने, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने कितने नंबर्स के क्वेश्चन आएंगे, किस किस नंबर्स पर आएंगे और किस प्रकार से इस क्वेश्चन की डिज़ाइनिंग की जाएगी। ये सब बातें जो इस क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों, यह जो पेपर बहुत महत्वपूर्ण पेपर जारी किया है उन्होंने, मैं आपको यह पूरा पेपर जो है 3 से 4 पार्ट में सॉल्व कराऊंगा। एक पार्ट में तो सॉल्व करवाना थोड़ा सा मुश्किल है और लंबा भी हो जाएगा, लेकिन हाँ ये है कि इसके साथ में मैं आपको इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा। मैं चाहूँगा कि आपको 100 में से 100 मार्क्स मैथमेटिक्स के अंदर मिले, ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहले मैं आपको ये बता दूं इससे पहले कि किस किस नंबर के कितने कितने प्रश्न आएंगे। जैसे सही विकल्प, खाली स्थान, सही जोड़ी, एक शब्द में और सत्य असत्य मिलाकर जो है आपको 5-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 6 पार्ट में। इसका मतलब ये 30 नंबर के हो जाएंगे, मतलब एक एक नंबर के आपको 30 क्वेश्चन पूछा जाना है। कुल मिला के इसके नंबर हो जाएंगे आपके पास 30। 2 नंबर के जो है आपको 12 प्रश्न देखने को मिलेंगे प्रश्न पत्र के अंदर, ये नंबर हो जाएंगे आपके 24। 3 नंबर के जो है आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, ये हो जाएंगे आपको 9 नंबर के। 4 नंबर के आपको 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे, ये हो जाएंगे 12 नंबर। आपको जो है कुल मिला के यहाँ पर ये जो 30 है, ये 30 नंबर के ज़रूर है, लेकिन ये 5 क्वेश्चन बन के आएंगे, 6 क्वेश्चन बन के आएंगे। 6 पंजे 30, एक के अंदर 5 रहेंगे। इस प्रकार से 30 नंबर के हो गए। तो ये आपका हो गए 5, 12, 3 और 3, 3 3 6, 12 6 18 और 5 23। कुल मिला के आपको 23 क्वेश्चन आएंगे जो कि 75 मार्क्स के रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो आपका क्वेश्चन है सही विकल्प का। सही विकल्प पहला क्वेश्चन पूछा गया है 26 और 91 का एचसीएफ क्या होगा। हमें बहुत ही सावधानी से यहाँ पर क्वेश्चंस को पढ़ना है। सबसे पहले हमें क्वेश्चंस को प्रॉपर रीडिंग करना है, बारीकी से समझना है कि सामने वाला पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में हमसे। 26 और 91 का एचसीएफ पूछ रहा है, जो कि ऑप्शन में दिया है 13, 26, 7 और 1। हम जानते हैं एचसीएफ कैसे निकालते हैं, इसके डिटेल्स वीडियो आपको जो है मैं आगे और भी दूंगा। मेरे चैनल के अंदर आपको इस प्रकार की चीज़ें सभी मिलेगी, लेकिन हाल फिलहाल में जो है हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पर एक एक क्वेश्चन को हम डीप में वहाँ पर समझेंगे। 26 और 91 का एचसीएफ, तो एचसीएफ निकालने के लिए हम देखते हैं कि 26 का फैक्टराइजेशन करेंगे। 26 का अगर फैक्टर करें तो सीधा 13 गुणित 2 आता है, 13 दूना 26। और इसी के साथ अगर 91 का देखें हम, तो 91 में 13 इंटू 7। एचसीएफ के कॉन्सेप्ट से हम ये जानते हैं कि हाईएस्ट जो है फैक्टर हमें यहाँ पर लेना है, वो भी कॉमन। इन दोनों में कॉमन जो है वो 13 है, इसमें भी 13 है, ये कॉमन हमारा आ गया 13। इसके अलावा आपके पास और कुछ भी यहाँ पर कॉमन देखने को फैक्टर के अंदर नहीं मिल रहा है। इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो 13 होगा। हमारा अगला आंसर इसमें दिया था 26, ये हो ही नहीं सकता। 7, 1 अलग कंडीशन में आता है, जब आपके पास कोई फैक्टर ही ना मिले दोनों के बीच में कॉमन, तब आपका एचसीएफ 1 आ जाएगा। इसके बाद अगला देखते हैं, रेखिक बहुपद ax प्लस बी का शून्यक होगा। रेखिक बहुपद ax प्लस बी का शून्यक निकालने के लिए हमें ax प्लस बी इक्वल टू 0, ax इक्वल टू माइनस बी, एक्स इक्वल टू माइनस बी बटे ए, ये हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा, माइनस बी बटे ए। इसके आगे बढ़ते हैं। स्लाइड थोड़ी
और बड़ी कर लेते हैं हम, यहाँ पर आपको थोड़ी देखने में सुविधा मिल जाएगी। अब अगला तीसरा दिया है यहाँ पर कि A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 हो तो रैखिक समीकरण AX प्लस B1Y प्लस C1 इक्वल टू 0 तथा A2X प्लस B2Y प्लस C2 इक्वल टू 0 इसके जो है के दो हल होंगे इन दोनों समीकरणों के, या कोई हल नहीं होगा, या अनंत अनेक हल होंगे, या अद्वितीय हल होगा। ये हमें देखकर इसमें से बताना है। हम जानते हैं, आपको इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके पेपर में 90% संभावना बनती है कि आता ही आता है। तो आप जो है इसको थोड़ा सा डीपली समझ लो। यहाँ पर छोटी सी बातें हैं कि जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो तो क्या कंडीशन रहेगी? जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2 तो क्या कंडीशन रहेगी? और जब A1/A2 बराबर नहीं B1/B2 तो क्या कंडीशन रहेगी? पहली कंडीशन इसकी बात कर लेते हैं अपन। A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, इस कंडीशन में समीकरण के दो हल होंगे, मतलब समीकरण का अद्वितीय हल होगा। अगली कंडीशन ये है, तीनों एक दूसरों के बराबर है। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इस परिस्थिति में हमारे अनंत अनेक हल होंगे, अनंत अनेक हल होंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी लाइंस होती है ग्राफ के ऊपर, वो दोनों लाइंस एक साथ में चलती है, इस कारण से इसके अनंत अनेक हल होंगे। और तीसरी परिस्थिति ये बनती है कि A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। इसका मतलब इसका कोई हल नहीं होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा कि इसका कोई हल नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका है बहुत ही बढ़िया है, AP से लिया गया है। AP 2, 7, 12 का सार्वंतर होगा। 2, 7, 12 का सार्वंतर है। हम सभी जानते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, परीक्षा का समय निकट आ चुका है, पूरा आपका सब्जेक्ट हो चुका है, तो मैं आपको ज़्यादा डीप में नहीं ले जाऊंगा। और सार्वंतर क्या होगा? तो सार्वंतर के लिए हमें क्या करना पड़ता है? दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म का माइनस करेंगे। तो 7 - 2 = 5। इस टाइप से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इसका सार्वंतर यह होगा। ठीक, अगला प्रश्न है अपना यहाँ पर पांचवा पहले का। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो कोण POA बराबर है। हम पहले हमारे प्रश्न अनुसार जो है दो स्पर्श रेखाएं बना लेते हैं। ये दोनों स्पर्श रेखा बन गई। एक बिंदु P होता है, एक बिंदु A होता है, एक बिंदु B होता है और एक सेंटर होता है। यहाँ पर इस टाइप से होता है। हम जानते हैं, हमने थ्योरम के अंदर पढ़ा है कि स्पर्श रेखाओं, दो स्पर्श रेखाएं किसी बाह्य बिंदु पर जाकर मिलती है, वहाँ से आने वाली रेखा स्पर्श रेखा और केंद्र के साथ मिलने वाली स्पर्श रेखा, इन दोनों के बीच का कोण होता है 90 डिग्री। ये कोण भी हो जाएगा आपका 90, ये भी हो जाएगा 90। अब प्रश्न में दिया क्या है? प्रश्न में दिया है हमें मान 80 डिग्री। PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर जिस कोण पर झुकी हो, तो यह कोण हमारा 80 डिग्री का कोण हो चुका है। दोनों मिला के 80 डिग्री हो गए हैं। तो हमें POA पूछा जा रहा है। ये ओरिएंट इसका ये वाला कोण अपना पूछा जा रहा है। सॉरी, ये नहीं पूछा जा रहा है, हमसे सिर्फ एक कोण पूछा जा रहा है, ये वाला कोण पूछा जा रहा है, POA। हम जानते हैं इस प्रकार की कंडीशन में यह जो कोण है और सेंटर का जो कोण है, ये दोनों एक दूसरे के संपूरक कोण होते हैं। संपूरक कोण की परिभाषा से ही बिल्कुल क्लियर है कि दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मतलब यह कोण APB
प्लस कोण AOB, कोण AOB बराबर 180 डिग्री। इस हिसाब से अगर ये कोण 80 डिग्री का है तो ये दोनों कोण मिलके हो जाएंगे आपके 100 डिग्री, और ये दोनों कोण 100 डिग्री है तो ये इसका आधा है, मतलब ये हो जाएगा आपका 50 डिग्री। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा 50 डिग्री। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं। दो समरूप त्रिभुज है, उन दोनों की भुजाएं दे रखी है 4:9 के अनुपात में। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है। हम जानते हैं कि किन्हीं भी दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। मतलब S1/S2 इन दोनों का स्क्वायर बराबर A1/A2। इस हिसाब से अगर हम देखें 4:9 को इसमें फिट करें तो 4 का वर्ग हो जाएगा 16 और 9 का वर्ग हो जाएगा 81। तो आपका ये आंसर राइट हो जाएगा यहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं। इस प्रकार ये इंग्लिश में दिया है। इसके बाद अगला आपका जो क्वेश्चन है रिक्त स्थान की पूर्ति करने का। अगला जो क्वेश्चन है आपका रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। सभी त्रिभुज, सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं। इस किस परिस्थिति में पूछना चाह रहा है कि किस कंडीशन में सभी त्रिभुज समरूप होंगे। उस कंडीशन में सभी त्रिभुज समरूप होंगे जब उनकी भुजाएं समान हो। उस कंडीशन में सभी त्रिभुज समरूप होंगे। इसका मतलब हम इसे कह सकते हैं सभी भुजाएं जिस त्रिभुज के समान होती है, मतलब समबाहु, समबाहु त्रिभुज होते हैं वे। अगला है, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी खालिस्तान कहलाती है। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, हम दो एक्सिस बना लेते हैं। हम जानते हैं कि ये हमारा y एक्सिस होता है और ये x अक्ष होता है। यहाँ थोड़ा सा आप डीपली समझ लेना इस बात को। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी मतलब आप कहोगे कोई डिस्टेंस तो दी नहीं है, डिस्टेंस दी है। आपको एक कंडीशन दी है कि किस जगह से दूरी, उनको वह जगह दी है आपकी y अक्ष। y अक्ष से दूरी मतलब ये आपका y अक्ष है। तो y अक्ष से दूरी क्या कहलाएगी, यह कितनी होगी? तो y अक्ष से दूरी एक तो अपन इससे ले सकते हैं कि y बराबर 0 भी हो सकती है, y बराबर 0 भी हो सकती है। और हम इसको दूसरे शब्दों में अगर लिखें तो x निर्देशांक भी लिख सकते हैं। x निर्देशांक कि y बराबर 0 और x निर्देशांक, ये दो इस खालिस्तान के अंदर आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि मीनार की ऊंचाई और छाया की लंबाई समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। यह आपने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ा है। जैसे मान लीजिए कि ये मीनार है और ये उसकी छाया गिर रही है यहाँ पर आपका सूर्य है, तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ पर इसकी छाया गिरेगी, ये छाया गिर रही है। वह कह रहा है सामने वाला कि पेपर में दिया है कि मीनार की ऊंचाई और छाया की लंबाई समान है, मतलब ये मीनार की ऊंचाई और छाया की ऊंचाई लंबाई आपस में समान है। तो जब छाया की लंबाई और मीनार की ऊंचाई किस कंडीशन में बराबर होगी, ये हमें ट्रिग्नोमेट्री में हम कई बार इसको कर चुके हैं। हमें मान लो आप थोड़ी देर के लिए कि ये अपना लंब है और ये आधार है, तो लंब बटे आधार बराबर, हम एंगल ये वाला लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री में सॉल्व करने के लिए, तो tan थीटा। हमें ये tan थीटा की वैल्यू 1 चाहिए। क्यों 1 चाहिए? क्योंकि l के बराबर a रखना है। मान लो l/a बराबर यहाँ पर 1 आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो tan थीटा की किस कंडीशन में वैल्यू 1 आएगी, ये हमें देखना। हर बार हम थीटा की वैल्यू रख के उस तरफ जाते हैं, इस बार हमें उल्टा चलना है कि 1 किस कंडीशन में आएगी tan थीटा की वैल्यू। तो tan 45 डिग्री की कंडीशन में 1 आता है। तो हम कह सकते हैं कि tan 45, तो उन्नयन कोण कितना हो जाएगा हमारा 45 डिग्री। ये 45 डिग्री हो जाएगा कोण हमारा, तब जाके दोनों आपस में सिमिलर होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न पत्र है और काफ़ी सारे क्वेश्चन इसके अंदर से संभावना है कि पूछे जाएंगे। यदि मीनार की ऊंचाई, ये तो हो गया। केंद्रीय प्रवृत्ति की 3 मापकों का संबंध। केंद्रीय प्रवृत्ति की 3 मापकों का संबंध में हम जानते हैं, यहाँ दिया है ब्लैंक में
कि बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस क्या होगा। हमें ये फार्मूला मालूम है कि हम जानते हैं कि 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य होता है। 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य होता है। इस परिस्थिति में आप बताएंगे यहाँ पर 2 माध्यक बराबर, यहाँ बहुलक यहाँ दिया है तो माध्यक इस तरफ दिया है। हम क्या करते हैं, इधर बहुलक के इधर जो 2 माध्य है ये उठा के इस तरफ ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 माध्य। ये फार्मूला आप IMP समझ के इसे दिमाग में बिठा लीजिए। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस आ रहे हैं एक के बाद एक। 5वां है त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि का सूत्र। त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि का सूत्र जनरल सूत्र है, बिल्कुल सभी को मालूम होगा, ये 2πr। ये थोड़ा सा, फिर अगला है किसी असंभव घटना की प्रायिकता सदैव, असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा सदैव 0 होती है। ये बिल्कुल मोस्ट IMP है, इसे आप अंडरलाइन करके रख लो कि असंभव घटना की प्रायिकता सदैव 0 होती है। कोई घटना होना है तो अलग बात है, जब घटना होना ही नहीं है तो फिर उसकी पॉसिबिलिटी 0 है। ठीक, अगर इसकी जगह आपका आ हटाकर संभव आ जाए, पॉसिबल घटना आ जाए, तो पॉसिबल की कंडीशन में 1 होती है। हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर 2 ऑब्जेक्टिव आपके कवर होते हैं, इम्पॉसिबल की 0, पॉसिबल की 1। इसके साथ में एक और ऑब्जेक्टिव बनता है कि किसी भी घटना की प्रायिकता सदैव होती है 0 और 1 के बीच में। ये भी हमें मालूम होना चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है, 0 और 1 से बीच में होती है जो भी होता है वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सही जोड़ी बनाना है हमें यहाँ पर। सही जोड़ी में स्तंभ 1 में आपको कुछ दिया है, इधर B में कुछ दिया है, इन दोनों को मैच करवाना है। सबसे पहले सही जोड़ी बनाने में अगर आपने एक गलती कर दी, दूसरी गलती हो जाती, दूसरी गलती कर दी तो तीसरी गलती हो जाती। आप गलती ना हो इसके लिए थोड़ा सा ये चीज़ समझ लें, सबसे पहले आप जो आपको आता हो इसके अंदर वो करेक्ट करें। जैसे आप जनरली बच्चों को फार्मूले आते हैं साइन टेन के, सबसे पहले ये पढ़ते हैं हम, तो टेन थीटा का जो है आपका हो जाएगा साइन अपॉन कोस थीटा। उसके बाद चलते हैं कोस 90 माइनस थीटा, ये भी जनरली बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। कोस 90 माइनस थीटा का हो जाता है साइन थीटा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का जो है क्या होना चाहिए, आप थोड़ा सा 2 सेकंड सोचिए, मैंने तो सोचा हुआ है। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा एक सर्वसम्मिका है और सर्वसम्मिका होती है कोस स्क्वायर थीटा। उसके बाद द्विघात समीकरण के विविक्त कर, विविक्त कर बोले तो डी, विविक्त कर क्या होता है, डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। द्विघात समीकरण का मानक रूप, द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। जिस समीकरण की घात पावर 2 हो, द्विघात शब्द में ही क्लियर है, 2 पावर है मतलब वो समीकरण द्विघात है, तो यह अपना सही आंसर आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद फिर 2 बचते हैं, देखते हैं क्या होता है इसमें। द्विघात समीकरण का मानक रूप, अब द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होना चाहिए, यहाँ पर ऑप्शन बच रहे हैं हमारे पास, सॉरी, द्विघात समीकरण का विविक्त कर तो हो गया, द्विघात समीकरण का मानक रूप हमने मानक रूप बता दिया अभी आपको यहाँ पर। ठीक, अब हमारे पास है द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक है या नहीं है, उस कंडीशन में क्या फार्मूला, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है वास्तविक नहीं है। हम जानते हैं कि अब यहाँ पर हमें एक चीज़ देखना पड़ेगी कि x के 2 मान मान लो, कोई समीकरण x में दी है द्विघात समीकरण, उसमें वैल्यू का फार्मूला जो होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हमारा जनरल फार्मूला होता है द्विघात समीकरण के मूल निकालने का। अब हमें यहाँ पर 2 हल प्राप्त होंगे, किस कंडीशन में प्राप्त होंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac को देखना पड़ेगा हमें कि अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आती है। 3 प्रकार की वैल्यू आ सकती है इसके अंदर, या तो ये 0 हो जाएगा, मतलब हमारा d जो है, d की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो d अगर 0 हो गया, d की वैल्यू 0 हो गई तो क्या होगा,
तो ये होगा कि माइनस बी अपन 2a हो जाएगा सीधा सीधा। तो माइनस बी अपन 2a होने के बाद दोनों मूल एक जैसे होंगे, मतलब d की वैल्यू अगर 0 है, इसका अर्थ यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव भी बता रहा हूँ, इसके अलावा और भी पूछा जा सकता है आपको। ऑब्जेक्टिव खालिस्तान में पूछ सकते हैं, ये चीज़ आपसे सही जोड़ी में पूछ सकते हैं, सत्य असत्य में पूछ सकते हैं। तो आप थोड़ा सा इसको रिमाइंड कर लें। d = 0 मतलब दोनों मूल आपस में बराबर। इसके बाद अगली कंडीशन ये हो सकती है, ये हो प्लस में, इसकी वैल्यू आए आपकी प्लस में। इसका मतलब प्लस में, इसका मतलब इसका अंडर रूट निकलेगा। अंडर रूट जब निकलेगा तो एक बार प्लस होगा, एक बार माइनस होगा। दोनों ही परिस्थिति के अंदर आपको दो अलग अलग वैल्यूएं मिलेगी। ठीक। तीसरी कंडीशन ये होती है कि माइनस में ये b² - 4ac की वैल्यू आ जाए। b² - 4ac की वैल्यू माइनस में ही, इसका कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा मतलब मूल इसके वास्तविक नहीं होंगे। तो यह अपने पास इसकी वैल्यू माइनस मतलब d की वैल्यू 0 से छोटी, d की वैल्यू 0 से छोटी, इसका मतलब कि b² - 4ac की वैल्यू 0 से छोटी। इसका अर्थ आपका ये वाला बन जाएगा, ये वाला सी वाला बन जाएगा। ठीक। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन जो है अपना आ चुका है स्क्रीन के ऊपर। इसमें दिया है प्रत्येक का एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। ये बहुत सटीक क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, और इनके आंसर भी हमें जो है सटीक ही देना है। घुमा फिरा के आंसर अगर देंगे तो हमारे नंबर आने की संभावना कम हो जाती है इसके अंदर। जैसे ये क्वेश्चन दिया है पहला, किसी एपी के प्रथम n पदों का योगफल का सूत्र लिखिए। सीधा सीधा आपको सूत्र लिखना है, सीधा सीधा आपको सूत्र लिखना है। सूत्र हमारे पास होता है Sn = n/2 2a + n - 1 × d ब्रैकेट बंद। ये अपना सीधे सीधे आंसर है इसका। अगला लेते हैं हम दूसरा, मूल बिंदु से बिंदु xy की दूरी लिखिए। मूल बिंदु से xy की हमें दूरी लिखना है। तो इसका फार्मूला होता है, सीधे सीधे आप पढ़ चुके हैं, x² + y²। इस फार्मूले से हम इसकी दूरी निकालते हैं। ठीक। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दृष्टि रेखा की परिभाषा ये आपको दी है आपके मैथमेटिक्स में, आपने याद कर ली होगी, लिख देना यहाँ पर। अगला है, एक वृत्त की कितनी समानांतर रेखाएं हो सकती है। यह वाला जो है पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके लिए, कि किसी वृत्त की कितनी समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। यहाँ पर एक बात आपको मैं बता दूं कि समानांतर मतलब यहाँ पर और यहाँ पर अधिकतम किसी वृत्त की 2 समानांतर रेखाएं हो सकती है। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। संभावना इस प्रकार के क्वेश्चंस की परीक्षा में आने की पूरी बनी रहती है। और यह नहीं, इसके मिलते जुलते कॉन्सेप्ट वाले भी आ सकते हैं कि कितनी समानांतर रेखाएं हो सकती है। तो हम इसमें लिखेंगे कि एक वृत्त की 2 समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, या अगर 2 भी लिख देंगे तो भी चल जाएगा। इसके बाद इसी क्वेश्चन में अगर मैं यहाँ से समानांतर को हटा दूँ, मैंने हटा दिया यहाँ समानांतर, आप प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, इस प्रकार से आ गया। यह खालिस्तान छोड़ दिया उन्होंने यहाँ पर। आपके दिमाग में अगर यहाँ से आप पढ़ के गए तो सीधा सीधा रहेगा कि सर ने बताया था, हमने देखा था कि यहाँ पर समानांतर शब्द था। अब आप यहाँ पर एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, यह हो गया। अगर मैं समानांतर को हटा देता हूँ तो यहाँ पर अगला शब्द होएगा अनंत। फिर यहाँ पर एक वृत्त में अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल 2-3 बार देख लीजिए, स्किप बिल्कुल वीडियो को मत कीजिए। आप अगर इसको स्किप करेंगे तो आपका काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट छूट जाएगा, पता नहीं किस समय कौन सी चीज़ अच्छी आपको देखने को मिल जाए। अगला है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है। वृत्त की चाप की लंबाई का सूत्र, ये जनरली सूत्र हम उपयोग करते हैं। यहाँ पर इन्होंने आप एक शब्द में पूछ लिया है, तो θ/360 गुणित 2πr हमारा ये फार्मूला होता है चाप की लंबाई का। यहाँ पर अगर हम πr² कर देते हैं तो क्षेत्रफल निकल जाएगा उसी फार्मूले से, θ/360 × πr² से चाप का क्षेत्रफल निकल के बाहर आ जाएगा।
अगला है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन का सूत्र आप सभी को याद होगा, होता है पाई आर स्क्वायर एच। इस प्रकार से यह जो है आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है यहाँ पर। अब पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि आपको सत्य सत्य के रूप में दिया गया है। सत्य सत्य भी पूछे जाते हैं और यह पैटर्न रहने वाला है आपके परीक्षा में। डेफिनेट आपको 5 सत्य सत्य देखने को मिलेंगे। जब तक आपको मैथमेटिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता होंगे, छोटी छोटी बातें नहीं पता होगी, तब तक आपको इन चीज़ों में दिक्कतें आएगी। इसलिए जो है बारीकी से वीडियो को देखते रहिए, स्किप मत कीजिए। और मैं ये चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मैं जो है अगला वीडियो जैसे ही आपके लिए बनाता हूँ वो आपके पास पहुँच जाए। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको 10th में 100 में से 100 मार्क्स दिलवाऊँ मैं, और 100% दिलवा भी देंगे। लेकिन आप जो है वीडियो को फॉलो करते रहिए। कम समय बचा है, मैं आपको बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊँगा, ऐसी ऐसी मैथमेटिक्स की ट्रिक बताऊँगा कि आप देखते ही सवाल को सॉल्व कर देंगे। जैसे यहाँ पर है √3 एक परिमेय संख्या है या नहीं है, तो आपको ये बताना है कि यह सत्य है या असत्य है। हम सभी जानते हैं कि यह असत्य है। अगला है 2 4 6 8 समानांतर श्रेणी है। समानांतर श्रेणी शब्द जो है उसका मतलब ही है कि जिन श्रेणियों में एक पद, दो पद, तीन पद, सभी पदों में अंतर समान हो, सम अंतर वाली, समान अंतर वाली श्रेणियाँ हम यहाँ निकालेंगे। 4 में से 2 घटाएंगे 2, 6 में 4 घटाएंगे 2, 8 में से 6 घटाएंगे तो 2। हर जगह आपको 2 का डिफरेंस मिलना चाहिए, मतलब सम अंतर है। समान अंतर का मतलब समान अंतर, हर पद के अंतर समान हो तो हम कह देंगे उससे समानांतर, मतलब ये जो है हमारी समानांतर श्रेणी है। अगला है समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम के माध्यम से कि ये अपना कर्ण होता है, ये लंब होता है और ये आधार होता है। हम इसे के लिख देते हैं थोड़ी देर के लिए, कर्ण हो गया ये। तो ये सबसे बड़ी भुजा होना ही है, क्योंकि इन दोनों के वर्गों का योग ही वो भुजा का वर्ग होता है। तो इधर 2 भुजा के वर्गों का योग है, उधर एक अकेली भुजा है, मतलब वो बड़ी भुजा होना ही है, डेफिनेट बिल्कुल। अगला जो है बिंदु 4 -4 6, 4 और -6 के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। यहाँ पर हमें एक फार्मूला यूज़ होता है, x = x1 + x1 + x2/2 और y = y1 + y2/2। एक इस फार्मूले से जो है हम इसके निर्देशांक निकालते हैं। मध्य बिंदु के निर्देशांक निकलेंगे जो कि 0 0 है कि नहीं है। ये अगर आप निकालोगे तो डेफिनेट यहाँ पर -4 रखेंगे, ठीक, और यहाँ रखेंगे +4। ये हो जाएगा आपका, अगर इसको आगे बढ़ाएं तो 0/2 मतलब 0। इसी टाइप से यह भी 6 और 6 से मिलके 0 हो जाएगा। तो 0 होने के बाद हमारा आंसर यहाँ पर 0 0 है, इसका मतलब ये राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठ 2πRh होता है। बेलन के वक्र पृष्ठ 2πRh होता है, क्या ये सही है या गलत है? आप लोग लगभग जानते हैं इस चीज़ को। यह बिल्कुल सही फार्मूला है, बेलन का वक्र पृष्ठ 2πRh ही होता है। देखिए ये बेलन इस बेलन का वक्र पृष्ठ का मीनिंग है कि इसकी बाहर वाला जो पृष्ठ है, वक्र मतलब बाहर वाला पृष्ठ जो है वो उसका वक्र पृष्ठ कहलाता है। इसके अंदर आपका ऊपर का और नीचे का हिस्सा इंक्लूड नहीं है, मतलब एक पायर स्क्वायर ऊपर है, एक पायर स्क्वायर नीचे है, ये दोनों इंक्लूड नहीं है। अगर यहाँ पर पूछा जाए आपसे संपूर्ण पृष्ठ, अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए संपूर्ण पृष्ठ में 2πRh के साथ में एक पायर स्क्वायर ऊपर का, एक पायर स्क्वायर नीचे का और ऐड हो जाएगा, और अगला जो फार्मूला बन जाएगा वो आपका संपूर्ण पृष्ठ का होगा। इससे विपरीत आपको एक चीज़ और बता दूं मैं कि बेलन, अभी फार्मूले आपको डिटेल में नहीं पढ़ा सकता, समय कम है। ये इसकी हाइट होती है, और इस जो नीचे एक गोला है, इस नीचे गोल, मान लीजिए आप 1 रुपये का सिक्का आपने रखा, अगर मैं उसको उसकी जो बॉर्डर्स हैं उस बॉर्डर्स का अगर आपको कहें कि क्या होगी वो बॉर्डर, तो वो होगी बॉर्डर उसकी 2πr। और यह एक सिक्का जमते एक दूसरे के ऊपर रखते यहाँ पर इतनी हाइट ले ली, मतलब उसने h हाइट ले ली, तो ये हो गया h यूनिट हाइट ले ली 2πRh।
इस प्रकार से आप फार्मूलों को समझ सकते हैं। मैं अपने अगले वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा किस प्रकार से फार्मूले जो है बनाए जाते हैं। अगला है, किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक भी हो सकती है। क्या यह बात सत्य है? आप सोच के बताइए कि कोई घटना ऋणात्मक भी हो सकती है कि नहीं। कोई घटना ऋणात्मक नहीं हो सकती, ये गलत बात है। या तो वो 0 होगी या फिर 1 होगी, 0 और 1 के बीच होगी, इसके अलावा माइनस में जाने का सवाल ही नहीं। तो आप बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए, ऋणात्मक शब्द इसके साथ नहीं जुड़ता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको, क्योंकि छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा, आप लोग देखते रहिए, समझते रहिए, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में अपने बाकी के जो क्वेश्चंस है वो अगले वीडियो में एकदम 1 से 2 वीडियो लगेंगे जिसके अंदर पूरे कंप्लीट करवा दूंगा। अगर आप इस चैनल को लगातार फॉलोअप करते रहेंगे, सब्सक्राइब करके रखिए, तो डेफिनेट मैं आपके मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा मदद कर दूंगा और आपको 100 में से 100 मार्क्स जो है दिलवाने की गारंटी तो नहीं बोल सकता, प्रयास पूरा रहेगा मेरा। धन्यवाद आप सभी को।